हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कंस्ट्रक्टिविज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। कंस्ट्रक्टिविज्म एक इंटरेस्टिंग थियोरी है इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए, और इसका जो जनरल आइडिया है वो ये कि देयर इज नो सच थिंग एज सोशल और पॉलिटिकल रियलिटी। सोशल या पॉलिटिकल रियलिटी जैसी कोई चीज ही नहीं है। यहाँ हम नेचुरल साइंसेस से रिलेटेड रियलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स कैसे फंक्शन करते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, बल्कि सोशल रियलिटी में आता है सोसाइटी या कल्चर से रिलेटेड प्रैक्टिसेस, एक्सपीरियंसेस या मीनिंग्स। तो सोशल रियलिटी जैसी कोई चीज नहीं होती है, बल्कि इसको तो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनाया जाता है। और वो कैसे? हमारी नॉलेज के द्वारा। और नॉलेज कैसे बनती है? नॉलेज बनती है हमारे परसेप्शंस और इंटरैक्शन से। सो आवर परसेप्शंस एंड इंटरैक्शंस फॉर्म द नॉलेज एंड नॉलेज कंस्ट्रक्ट्स द सोशल रियलिटी। और इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में इसका मतलब ये होता है कि आईआर के जितने भी इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं, उनको कंस्ट्रक्ट किया गया है। और कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है? आइडियाज के थ्रू। और इनको आइडिएशनल फैक्टर्स भी कहा जाता है, जिसमें आते हैं आइडेंटिटी, कल्चर और नॉर्म्स। तो आइडियाज ही हैं जो स्टेट्स की आइडेंटिटी को शेप करते हैं, एक स्टेट को आइडेंटिटी देते हैं। इसको मैं बाद में एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाली हूँ। और अगर आपको ये थियोरी समझनी है तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको इसे देखना होगा, अदरवाइज ये आपको समझ में नहीं आने वाली है। और इंटरनेशनल रिलेशंस में ये स्टेट को कोर यूनिट ऑफ एनालिसिस मानती है। तभी कंस्ट्रक्टिविज्म का मानना है कि स्टेट की जो आइडेंटिटी होती है उसको भी कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनाया जाता है। और इसकी इमर्जेंस हुई थी इन द लेट 1980s। हालांकि इसकी जो रूट्स हैं वो हम इमैनुअल कांट के जमाने से ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि वो भी ये व्यू पॉइंट रखते थे कि जो नॉलेज है वो हमारी कॉन्शियसनेस या अंडरस्टैंडिंग से प्रभावित है। तो हमें जो नॉलेज लगती है हमारी, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। उसी तरह किसी और पर्सन की जो नॉलेज है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट है। और इस टर्म को कॉइन किया गया था निकोलस ऑनफ द्वारा इन हिज वर्क वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग, रूल्स एंड रूल इन सोशल थियोरी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, which is published in 1989। और कंस्ट्रक्टिविज्म को पॉपुलराइज किया गया अलेक्जेंडर वेंट द्वारा इन हिज आर्टिकल अनार्की इज व्हाट द स्टेट्स मेक ऑफ इट, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स, एज वेल एज हिज वर्क सोशल थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सो टुवर्ड्स द 1980s ये इमर्जेंस में आया। ये रियलिस्ट और लिबरलिस्ट थियोरी को चैलेंज करता था। इसका ये मानना था कि ये दोनों ही थियोरीज कोल्ड वॉर के एंड को प्रिडिक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि इनकी जो कोशिश है वो तो ये हो रही है कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक बनाया जाए, और इसी वजह से नियो लिबरलिज्म और नियो रियलिज्म आया। तो इन्हीं मेन स्ट्रीम थियोरीज को चैलेंज किया गया कंस्ट्रक्टिविज्म द्वारा, और इसीलिए इसको क्रिटिकल थियोरी भी कहा जाता है। जो भी थियोरी मेन स्ट्रीम थियोरीज लाइक रियलिज्म एंड लिबरलिज्म को चैलेंज करती हैं उनको क्रिटिकल थियोरी बोला जाता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं या किन किन बातों की स्टडी करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला एनालिसिस में आता है सिस्टमिक एनालिसिस, जो कि ये स्टडी करता है कि स्टेट्स आपस में कैसे इंटरैक्ट करती हैं। इंटरैक्शन तो फोकस है कंस्ट्रक्टिविज्म का, क्योंकि इंटरैक्शन के थ्रू ही तो आइडेंटिटीज बनाई जाती हैं। फिर आता है यूनिट लेवल एनालिसिस, जो बताता है कि कैसे नॉर्म्स स्टेट्स के इंटरेस्ट और आइडेंटिटीज को शेप करते हैं। नॉर्म्स होते हैं सोशल बिलीफ्स अबाउट पीपल, स्टेट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो कैसे बिलीफ स्टेट के इंटरेस्ट और आइडेंटिटीज को शेप करते हैं, ये एनालाइज किया जाता है यूनिट लेवल एनालिसिस के थ्रू। फिर उसके बाद आता है होलिस्टिक लेवल एनालिसिस, जिसमें ये एनालाइज किया जाता है कि कैसे स्टेट्स की आइडेंटिटीज को और उनके इंटरेस्ट को बनाया जाता है। और कंस्ट्रक्टिविस्ट ये भी एग्जामिन करते हैं
कि इंटरनेशनल रिलेशंस की कंस्ट्रक्शन में शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग का क्या रोल होता है। शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग क्या होती है मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टिविज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस ये मानता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस भी कंस्ट्रक्टेड होते हैं। इसके अंदर के जितने भी कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो सभी कंस्ट्रक्टेड हैं और इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है आइडियाज द्वारा या आइडेंटिटी, कल्चर या नॉर्म्स द्वारा। ऑल्सो इट बिलीव्स दैट कि एक स्टेट दूसरी स्टेट के बारे में क्या बिलीफ रखती है ये डिपेंड करता है उनकी इंटरैक्शन पे। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज इंटरैक्शंस। और इंटरनेशनल रिलेशंस में हम कंस्ट्रक्टिविज्म की स्टडी करते हैं थ्रू इट्स assumptions और बेसिक आइडियाज। और वो क्या है? सबसे पहली assumption या बेसिक आइडिया है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, विच मीन्स कि रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। जो हम रियल समझते हैं ना वो एक कंस्ट्रक्शन है, उसे बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? मैंने पहले भी बताया, नॉलेज के द्वारा, हमारे इंटरप्रिटेशन के द्वारा। और ये नॉलेज या इंटरप्रिटेशन कैसे बनती है? हमारी इंटरैक्शंस या बातचीत और परसेप्शंस के थ्रू। परसेप्शंस और धारणा या अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग और इंटरैक्शंस के थ्रू नॉलेज बनती है। सो द नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड इंटरसब्जेक्टिवली। दिस मीन्स कि हमारी नॉलेज किससे बनती है? हमारी नॉलेज बनती है हमारी इंटरैक्शन से और हमारी अंडरस्टैंडिंग से। हम जैसा एक चीज को समझते हैं, जैसा उसे अंडरस्टैंड करते हैं, हमारे लिए वही नॉलेज है और उसी नॉलेज को हम रियलिटी मानते हैं। सो दैट मीन्स कि अगर हमने सिर्फ रेड कलर के रोजेस देखे हैं तो हमारी ये अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि रोजेस तो सिर्फ रेड कलर के होते हैं। यही हमारी नॉलेज बन जाएगी। जब तक हमें कोई येलो या वाइट कलर का रोज नहीं मिलेगा, हम इसी आइडिया को रियलिटी मानेंगे कि सभी रोजेस रेड कलर के होते हैं। और नॉलेज को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है ये अलेक्जेंडर वेंट ने ऑल्टर और ईगो की स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन किया है। उसमें वो ऑल्टर और ईगो को दो इमेजिनरी कैरेक्टर्स मानते हैं जो कि पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं। दे डोंट नो अबाउट ईच अदर, उन्हें नहीं पता एक दूसरे का नेचर कैसा है। तो धीरे धीरे वो एक दूसरे को जानने लगते हैं, उनसे इंटरैक्ट करते हैं आपस में। तो जैसे जैसे वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे उन्हें एक दूसरे के नेचर के बारे में पता चलेगा और उसी बेसिस पे उनके बीच में या तो फ्रेंडशिप होएगी या वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, या एनिमीज भी नहीं बने तो एटलीस्ट फ्रेंड्स तो नहीं बनेंगे। तो इसी फिनोमिना के थ्रू इंटरनेशनल रिलेशंस को एक्सप्लेन किया जाता है कि एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ इंटरैक्ट करती है और इसी इंटरैक्शन के थ्रू वो एक दूसरे के बारे में जानती है। तो स्टेट के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन। और ये भी हो सकता है कि इंटरैक्शंस करके हमारे माइंड में जो इमेज है दूसरी साइड की वो चेंज भी हो जाए। सो यहां वो बताना चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में भी स्टेट्स के बीच में जो रिलेशंस हैं वो चेंज हो सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। नेक्स्ट बेसिक आइडिया आता है द इन्फ्लुएंस ऑफ आइडिएशनल फैक्टर्स। क्योंकि रियलिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड है तो हम रियलिटी को सिर्फ और सिर्फ मटेरियल फैक्टर्स का एग्जामिनेशन करके नहीं समझ सकते हैं। विच मीन्स कि अगर हमें इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी करनी है तो हम सिर्फ मटेरियल फोर्सेस को एग्जामिन करके उसकी स्टडी नहीं कर सकते हैं। मटेरियल फोर्सेस में आता है जैसे कि मिलिट्री पावर या इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अकेले इन फैक्टर्स की स्टडी काफी नहीं है, बल्कि हमें मटेरियल फैक्टर्स के साथ साथ आइडिएशनल फैक्टर्स को भी एग्जामिन करना पड़ता है। आइडिएशनल फैक्टर्स में आते हैं आइडेंटिटी, कल्चर और नॉर्म्स। तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज कर लीजिए कि नॉर्थ कोरिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है और फ्रांस के पास भी न्यूक्लियर वेपन है और दोनों ही नेचर में डिस्ट्रक्टिव हैं। लेकिन यूएसए को ये लगता है कि सिर्फ नॉर्थ कोरिया के ही न्यूक्लियर वेपन्स डेंजरस हैं और फ्रांस वाले न्यूक्लियर वेपन्स डेंजरस नहीं है, बिकॉज ऑफ द आइडेंटिटी।
यूएसए अपने आप को फ्रांस से आइडेंटिफाई करता है। वो फ्रांस को अपना दोस्त मानता है और नॉर्थ कोरिया को अपना दुश्मन मानता है। और यही जो आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है, इट इज सिमिलर टू द बाइनरी ऑफ वी एंड अदर। वी एंड अदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू ये दिखाया जाता है कि हम सुपीरियर हैं और आप इंफीरियर हो। और हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल प्रोसेसेस और सोशल इंटरैक्शंस, ये सभी फैक्टर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वी एंड अदर की बाइनरी को फॉर्म करने में। यूएसए क्यों अपने आप को फ्रांस से आइडेंटिफाई करता है? क्योंकि दोनों की सिमिलर पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं, दोनों ही देश डेमोक्रेसीज हैं, दोनों का कल्चर भी सिमिलर रह चुका है, आपस में इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है, रिलेशंस भी कॉर्डियल हैं, सो दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन कॉमन। वहीं नॉर्थ कोरिया बन जाता है अदर, बिकॉज ना तो यूएसए और नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री सिमिलर है, ना ही उनका कल्चर सेम है, ना ही पॉलिटिकल प्रोसेसेस सेम है। तो इस वजह से यूएसए जो है वो फ्रांस को प्रेफर करता है ओवर नॉर्थ कोरिया। और इसी प्रकार आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट करती है इंटरनेशनल रिलेशंस को। सो कंस्ट्रक्टिविस्ट मानते हैं कि आइडेंटिटीज को इंटरैक्शंस के थ्रू सोशली कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सो इंटरनेशनल रिलेशंस इज नॉट ओनली अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जैसा कि रियलिस्ट मानते हैं, बट इट इज ऑल्सो अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिटीज। देशों के बीच में कोऑपरेशन होगा या कन्फ्लिक्ट, ये डिपेंड करता है कि उन स्टेट्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग कैसी है, और ये अंडरस्टैंडिंग बनती है इंटरैक्शन से। सो दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ आइडिएशनल फैक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो ध्यान से, अदरवाइज बहुत मुश्किल है कंस्ट्रक्टिविज्म को समझ पाना। नेक्स्ट assumption इज द म्यूचुअल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंट्स एंड स्ट्रक्चर। पहले मैं बताती हूँ एजेंट्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। एजेंट्स होते हैं नेशन स्टेट्स और स्ट्रक्चर होता है इंटरनेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर। सो ये जो आइडिया है ये बेस्ड है ऑन द स्ट्रक्चरेशन थियोरी विच इज गिवन बाय एंथनी गिडन्स, और इसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया है अपने वर्क न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में, एज वेल एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, द आउटलाइन ऑफ द थियोरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन। पहले वाला आर्टिकल है, दूसरे वाली बुक है। तो इसके थ्रू बेसिकली वो न्यो रियलिज्म को चैलेंज कर रहे हैं। ये कहता है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर है वो नेशन स्टेट्स या एजेंट्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। स्ट्रक्चर प्रभावित करता है यूनिट्स को या नेशन स्टेट्स को। बट एज पर द स्ट्रक्चरेशन थियोरी, नेशन स्टेट्स और जो इंटरनेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर है वो म्यूचुअली कॉन्स्टिट्यूटिव है। ये इन्फ्लुएंस वन साइडेड नहीं है, दोनों ही एक दूसरे को इक्वली प्रभावित करते हैं। यहां तक कि वेंट ने अपने आर्टिकल अनार्की इज व्हाट द स्टेट्स मेक ऑफ इट में ये कहा है कि नेशन स्टेट्स या एजेंट्स स्ट्रक्चर को ज्यादा प्रभावित करते हैं। इन्फ्लुएंस तो दोनों करते हैं एक दूसरे को, लेकिन नेशन स्टेट्स का इन्फ्लुएंस या प्रभाव ज्यादा होता है इंटरनेशनल सिस्टम पर। तो इसके थ्रू ये नियो रियलिज्म को चैलेंज करते हैं। Then another very important assumption or basic idea is related to international anarchy, which again challenges the neo-realist and neo-liberalist ideas. Anarchy का मतलब क्या होता है? सिंपल शब्दों में इसका मतलब होता है absence of world government. और neo-realism और neo-liberalism दोनों ही मानते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में अनार्की है, अराजकता है, there is lawlessness, और इस अनार्की का रीजन है द एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट इस आइडिया को चैलेंज करते हैं। निकोलस ऑनफ का ये मानना है कि इंटरनेशनल सिस्टम में जो वायलेंस है या जो डिसऑर्डर है उसकी वजह एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस में तो ऐसे 3 मेन कैटेगरीज ऑफ रूल्स हैं जिनके थ्रू इंटरनेशनल रिलेशन को चलाया जाता है, उसे कंट्रोल किया जाता है। और ये रूल्स है इंस्ट्रक्शन रूल्स, डायरेक्टिव रूल्स और कमिटमेंट रूल्स। इंस्ट्रक्शन रूल्स में आते हैं ऐसे प्रिंसिपल्स जो स्टेट्स फॉलो करती हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट टू सॉवरेनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स या सपोर्ट टू इंटरनेशनल लॉ। इनका ऑब्जेक्टिव होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में पीस इंश्योर करना। उसके बाद आते हैं डायरेक्टिव रूल्स,
डायरेक्टिव रूल्स के थ्रू जो ऑफेंडर्स हैं, जो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं, उनको पनिश किया जाता है। सो लाइक एक नेशन स्टेट दूसरी स्टेट को इन्वेड कर देती है, ये वायलेशन ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी है। तो इस वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी एक साथ आएगी और ऑफेंडर के अगेंस्ट एक्शन लेगी। और कमिटमेंट रूल्स के थ्रू जो स्टेट्स हैं वो ये कमिट करती हैं कि वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगी, उनको प्रोटेक्ट करेंगी। इसका एग्जाम्पल है जब स्टेट्स कोई ट्रीटी करती हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए या ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। और फाइनली इस आइडिया में वो ये कहते हैं कि अनार्की इज व्हाट द स्टेट्स मेक ऑफ इट। मतलब अनार्की का कोई खास रोल नहीं है इंटरनेशनल सिस्टम में। इवन इन द स्टेट ऑफ अनार्की, ऐसे स्टेट्स जिनके आपस में फ्रेंडली इंटरैक्शंस हैं, उनके रिलेशंस कॉर्डियल रहेंगे। और ऐसी स्टेट्स जिनकी इंटरैक्शन आपस में बहुत खराब है, वो एक दूसरे को नापसंद करती हैं, ऐसी स्टेट के रिलेशंस अनार्की में भी हॉस्टाइल रहेंगे। तो ये नेशन स्टेट्स के बीच की इंटरैक्शन और अंडरस्टैंडिंग है जो ये डिसाइड करेगी कि अनार्की का इफेक्ट क्या रहने वाला है। That's why Wendt says anarchy is what the states make of it. The final assumption is that the social norms are also central to constructivism. Social norms क्या होते हैं? This I've already explained before. States क्या behavior रखती हैं दूसरी states के प्रति? Norms भी construction में एक important role play करते हैं, just like identity. States की जो identity होती है, उनसे उसी आइडेंटिटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बिहेव करना एक्सपेक्ट किया जाता है। और नॉर्म्स के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। पहला है रेगुलेटिव नॉर्म्स, जो कि एक बिहेवियर को कंस्ट्रेन करते हैं, उसको लिमिट करते हैं। इसका मतलब यह है कि एक स्टेट को एक कंट्रोल्ड मैनर में बिहेव करना है। उसके बाद आते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव नॉर्म्स, जिनके थ्रू नए एक्टर्स या इंटरेस्ट को क्रिएट किया जाता है। और फिर आते हैं प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स। इस तरीके के नॉर्म्स नेचर में प्रिस्क्रिप्टिव होते हैं। ये नॉर्म्स प्रिस्क्राइब करते हैं स्टेट्स को कुछ करने के लिए। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक नॉर्म एक्सपेक्टेड बिहेवियर तभी बनता है जब उसको स्टेट एक्टर्स द्वारा अडॉप्ट किया जाता है और वो उसे अपनी प्रैक्टिसेस में भी एक्चुअलाइज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज का नॉर्म एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर तभी बनेगा जब स्टेट्स ना ही सिर्फ उसे अडॉप्ट करेंगी बट अपने देश में ऐसे लॉज इंप्लीमेंट करेगी जिनके थ्रू क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। सो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल नॉर्म्स, और ये थी हमारी सारी अजम्पशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म सीज द वर्ल्ड एज सोशली कंस्ट्रक्टेड। ये मानता है कि जो सोशल रियलिटी है वो एक्चुअली एक कंस्ट्रक्शन है, अ रिजल्ट ऑफ आवर नॉलेज शेप्ड बाय इंटरैक्शंस एंड अंडरस्टैंडिंग। और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये सपोर्ट करता है आइडियाज और बिलीव्स के इफेक्ट को स्टडी करने की, लाइक आइडेंटिटी, नॉर्म्स, क्योंकि यही तो इंटरनेशनल रिलेशंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, स्टेट्स के आपस में रिलेशन को इफेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ ये बात करता है कि जो एक्टर्स हैं थ्रू देयर इंटरैक्शंस एंड एक्शंस इंटरनेशनल रिलेशंस के नेचर को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। नेशन स्टेट्स के आपस में कैसे रिलेशंस होंगे ये भी उनके बीच की इंटरैक्शन पर डिपेंड करता है, एज वेल एज देयर अंडरस्टैंडिंग। ऑल्सो ये मानती है कि स्टेट्स या जो अलायंसेस होते हैं या जो डिफरेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक द वर्ल्ड बैंक और द IMF, ये सभी प्रोडक्ट है ह्यूमन इंटरैक्शन का। यहाँ तक कि कंस्ट्रक्टिविस्ट तो ये भी मानते हैं कि जो कोल्ड वॉर एंड हुई ये भी ह्यूमन इंटरैक्शन का नतीजा था, स्टेट्स की एफर्ट का नतीजा नहीं था। एंड इट्स कॉन्ट्ररी टू रियलिज्म एंड लिबरलिज्म। ये मानते हैं कि ये दोनों ही थियोरीज इंटरनेशनल रिलेशंस के नेचर को समझने में नाकामयाब रही, अनसक्सेसफुल रही, इसीलिए ये कोल्ड वॉर के एंड को भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाई। रियलिज्म बहुत ज्यादा फोकस करता है पावर एस्पेक्ट पर, बट आइडिएशनल फैक्टर्स की तो कोई बात ही नहीं करता। दैट्स व्हाई इट्स कॉन्ट्ररी टू रियलिज्म एंड लिबरलिज्म।
तो हम कंक्लूड कर सकते हैं ये कह के कि कंस्ट्रक्टिविज्म मानता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस आर कंस्ट्रक्टेड. What we perceive as reality of international relations is actually a social construction, which is shaped by the ideational factors like norms and identities. Also, it talks about how interactions play an important role in determining the relations between the states. साथ ही साथ इसका जो फोकस रहता है वो इस बात पर रहता है कि अगर कोई चीज हो रही है तो वो उस वे में क्यों हो रही है, बजाय कि ये बताने के कि हम उस बारे में क्या करें, what should we do about it. इस वजह से इसे क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि ये क्या करना चाहिए की बजाय क्यों हो रहा है पर फोकस करती है. ऑल्सो ये दूसरी थियोरीज को तो क्रिटिसाइज करती है कि वो इंटरनेशनल रिलेशंस का फ्यूचर कोर्स प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, बट ये खुद भी तो इंटरनेशनल रिलेशंस के फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर पाई. इस वजह से भी इसको क्रिटिसाइज किया जाता है. हालांकि इसके प्लस पॉइंट्स बहुत सारे हैं. ये ऐसे इश्यूज और कॉन्सेप्ट्स को एड्रेस करती है जो कि मेन स्ट्रीम थियोरीज द्वारा निग्लेक्ट किए गए थे, जैसे कि आइडिएशनल फैक्टर्स. एंड ये एक ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफर करता है. जस्ट लाइक अनार्की को लेके उन्होंने एक अपना पर्सपेक्टिव प्रेजेंट किया, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर को लेकर भी एक नया नजरिया प्रेजेंट किया कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर नेशन स्टेट्स को इन्फ्लुएंस नहीं करता, बल्कि ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं. ऑल्सो इट एम्फसाइजेस अपॉन द सोशल डायमेंशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. ये नॉर्म्स, कल्चर और आइडेंटिटी की स्टडी पर फोकस करता है. सोशल डायमेंशन से इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करता है इंस्टेड ऑफ द इकोनॉमिक डायमेंशन. ये इस बात को भी मानता है कि रियलिटी फिक्स नहीं है, बल्कि समय के साथ साथ बदल भी सकती है. फॉर एग्जाम्पल, आज देशों के बीच में इंटरैक्शन अच्छी नहीं है तो उनके रिलेशंस खराब है. कल को इंटरैक्शंस अच्छी हो जाती हैं, रिलेशंस फिर से कॉर्डियल हो जाते हैं. तो रियलिटी बदलती रहती है, इट्स नॉट फिक्स्ड. सो दिस वाज कंस्ट्रक्टिविज्म in international relations, and it's also known as the constructivist theory of international relations. So I hope the topic was clear to you. Next video में हम समझेंगे types of constructivism or the branches that exist within constructivism. So we are going to continue with constructivism. तो आज की वीडियो में इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच. आपका दिन शुभ हो.